क्लियर है? ओके, सो आज का अपना पसंदीदा एंड मोस्ट कह सकते हैं कि इजी एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। यस और नो? सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। अगर हाँ, वेटेज तो बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक मैकेनिक्स, जितनी मैकेनिक्स है उससे इक्विवेलेंट मॉडर्न फिजिक्स भी है। आप मैकेनिक्स में ना मेहनत करना चाहते हैं, आप फिर भी अच्छा स्कोर चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ें, मैकेनिक्स को भूल जाए। बट इस चैप्टर में भी मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं यूज आ ही जाता है, सो मैकेनिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज टू अंडरस्टैंड द होल फिजिक्स योर मैकेनिक्स शुड बी स्ट्रांग, राइट? सो मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली में बहुत मॉडर्न नहीं है ना? मॉडर्न फिजिक्स अप्रॉक्सीमेटली 1800 के ज़माने की है, मगर शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी इसकी 1675। बट हम बात करेंगे थोड़े और लेट से। हम 1800 सदी की बात करें तो वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुई थी। बट रियलिटी में तो ये उतनी ओल्ड, इतनी नई नहीं है। तो मॉडर्न आप सोच रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला फिजिक्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो शायद कहानी है पहला क्लास में, जैसे मैंने कहा था कि आज हम ज़्यादा कहानी सुनेंगे, तो उस कहानी के ऊपर कुछ चीज़ें हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में 2 हिस्से आते हैं, ठीक है ना? एक होता है मॉडर्न पार्ट 1, मतलब मैं जो फॉलो करूँगा, एक आएगा मॉडर्न 1 और एक तुम्हारा रहेगा मॉडर्न 2, है ना? अगर मैं मॉडर्न 2 की बात करूं तो दिस कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सा ये? अगर मैं इसको पढ़ाना चाहूँ तो शायद 1 साल खत्म हो जाए, इतना बड़ा ब्रांच है, पर उतना हम पढ़ेंगे नहीं। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर मॉडर्न 1 की बात करूँ तो इसमें हमारा फेवरेट टॉपिक और सबसे आस्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में ग्राफ्स के साथ पढ़ चुके हैं, और फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग जैसा कह रहे हैं कि हम कुछ मिस नहीं कर सकते हैं, राइट? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। देन यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, है ना? एंड देन यहाँ पे हम डुअल नेचर एक नामक चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे, राइट? तो ये सारे चैप्टर जो है प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, ये मिलके पूरी मॉडर्न फिजिक्स बनाती है। सेमीकंडक्टर अपना अलग है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग जेईई मेंस, क्योंकि जरा से न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है ना? फिर उसका न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो आपको रटाना पड़ेगा मुझे बुक से, तो मैं वो आपको 12th की बुक से लगातार रटाता रहूँगा, क्योंकि आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट 12th में रिएक्शंस दे देंगे और आपको एग्जैक्ट रिएक्शन लिखना पड़ेगा। डेटा बेस्ड टॉपिक है पूरा, टीचर का यूज 0, मेजर फोकस बच्चों का, मेजर मेहनत बच्चों का है। यहाँ पे कोई टीचर का काम नहीं, यहाँ पे बस टीचर का काम यहाँ पे ये रहता है कि वो सिस्टमैटिक ढंग से पूरी मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ा दे, है ना? तो यहाँ पे उसके बाद आपका और आप देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी नामक एक टर्म आएगा, उसके बारे में पढ़ना है ना? देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारी चीजें और इसमें है ना? फिर एक टॉपिक इसी के अंदर आता था, रेडियो एक्टिविटी, जो अभी आपके सिलेबस में बट हर साल बोलते हैं नहीं है, बट पता नहीं क्यों हर साल कहीं ना कहीं एक घुसा देते हैं रेडियो एक्टिविटी को, कहीं ना कहीं अल्फा बीटा डीके, है ना? गामा डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अलग अलग टाइप के डीके होते हैं रेडियो एक्टिविटी वगैरह में। वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, बट फिर भी विल स्टडी, थोड़ा बहुत विल स्टडी। तो यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम जाए, बट दिस विल स्टडी ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेमीकंडक्टर वगैरह विल कम बैक टू रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि अभी हमें 12th का पार्ट पहले पूरा कवर करना है। और जो एनसीईआरटी में भी है, एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? देन ये सारा टॉपिक जो है ये कहीं ना कहीं किसके साथ लिंक हो जाता है? लाइट के साथ लिंक हो जाता है। किसके साथ? लाइट के साथ। जब 8 बज जाए तो मुझे बता दें आप लोग, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है अभी? 45। तो हमारा ड्रामा करने के लिए बहुत सारा टाइम है अभी, तो ड्रामा सुने आप ध्यान से। जो लाइट होती है ना, उसके बारे में स्टडी चल रही थी, तो पूरी लाइट के फिनोमेनन की स्टडी में ही मॉडर्न फिजिक्स की पूरी, मतलब कह सकते हैं, डिस्कवरी हुई थी। बिना लाइट के कुछ भी नहीं है मॉडर्न फिजिक्स। 2 सेट ऑफ साइंटिस्ट थे हमेशा से, जो कंटेम्प्रेरी एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। एक पार्टिकल नेचर को फॉलो करते थे और एक यस सो कुछ इंसान थे जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे और कुछ थे जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, है ना? तो पार्टिकल नेचर में जो सबसे पहला इंसान आया वो था न्यूटन। कौन था? न्यूटन। आपको पता है ना लाइट के 2 नेचर होते हैं, अब उनमें से कौन सा सही है वो अभी तक मालूम नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं डुअलिटी है, दोनों है ना? देखेंगे उसके बारे में।
तो पहला कौन सा इंसान आया पार्टिकल में? न्यूटन। न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी थी? न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी। क्या दी थी? न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, राइट। मतलब न्यूटन अज्यूम लाइट टू बी पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, एंड वो पार्टिकल्स कुछ नहीं, उस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने दिया कॉर्पस्क्यूल्स। क्या नाम दिया उन्होंने? कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव वेव। वेव के टाइम पे न्यूटन के कंटेम्प्रेरी में आए थे हाइजेंस। कौन आए थे? हाइजेंस। तो हाइजेंस ने उसी टाइम पे अराउंड आई गेस 1675 की बात है ये, न्यूटन साहब जब बोल रहे थे कि ये पार्टिकल है, तो हाइजेंस भाई साहब उसी 1678 के आसपास, क्रिश्चियन हाइजेंस इनका नाम था, उस टाइम पे आई गेस ये लोग वेव, हाइजेंस साहब वेव नेचर को बता रहे थे, ठीक है। क्लियर है बात सबको या नहीं? इतना तक क्लियर है? अच्छा, तो पार्टिकल नेचर को पहला किसने सपोर्ट किया था? न्यूटन ने। और वेव ने को किसने किया था? सेम टाइम समय पे, कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। अच्छा, उसके बाद और किसने सपोर्ट किया पार्टिकल नेचर को? इसके बाद न्यूटन के बाद किसने सपोर्ट किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है वो रेडिएशन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है और वो एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो या तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी भेज सकता है, या 2 पैकेट, या 3 पैकेट, या 4 पैकेट। ऐसा नहीं हुआ कि आधा पैकेट एनर्जी जा रहा है। मतलब उस ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो वो हर एक क्वांटा में ही जा सकता है, मतलब 1 क्वांटा निकल सकता है, या 2 क्वांटा, या 3 क्वांटा, या 4 क्वांटा। जैसे इलेक्ट्रॉन में था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, आप आधा इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरीके से एनर्जी भी अगर कोई एमिट कर रहा है तो वो किस फॉर्म में करता है? पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में करता है? पैकेट्स। और वो पैकेट्स होल नंबर होने चाहिए, तो वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? मतलब एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड एंड इट इज ऑलवेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स नोन एज क्वांटम, या क्वांटा, जो भी बोलो, सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट, अब देखो तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, और किसने पार्टिकल नेचर सपोर्ट किया था? और किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। बहुत बढ़िया। और तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, है ना? क्रॉम्पटन नहीं है, कॉम्पटन है, कॉम्पटन्स इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट। यस और नो? और कौन था पार्टिकल नेचर में? और कोई था क्या पार्टिकल नेचर में? और कौन था? हाँ, और कोई? कौन? और कोई था? अच्छा, वेव थ्योरी को कौन सपोर्ट किया? हाइजेंस ने किया, और मैक्सवेल ने। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला इक्वेशन सब निकाला था, 4 इक्वेशन निकाला मैक्सवेल ने, है ना? जो अब इंटीग्रेटेड वाला फॉर्म पढ़ा है ना आपने, ये वाला पढ़ा होगा, E.dA इंटीग्रेशन इक्वल टू, क्या था ये तुम लोगों का? हाँ, मुझे थोड़ा याद नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में चला गया था ये। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर कभी एग्जाम में एडवांस वालों को पूछ रहे तो एडवांस में हम इसी को ऐसे लिखवाते हैं, del dot E by equal to rho by epsilon naught. This is also one of the formula where rho is also current density, which is a vector quantity, ठीक है? Rho is a current density vector which is also denoted by J vector. So anything you can write. ये दोनों, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म है किसका? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दिस इज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, है ना? इस तरीके से तुम्हारा गॉस लॉ तुमने पढ़ा होगा, B.dA इंटीग्रेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, 0 कितना होता है? 0, मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल उसका 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 डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, दैट इज डेल डॉट बी बराबर 0 होता है। व्हाट इज डेल ऑपरेटर? यू नो ऑलरेडी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्शियल डेरिवेटिव किया था विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो वही डेल है, ठीक है? वो क्या है नहीं है उतना डिटेल में जाएंगे, बट आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो ये सब मैक्सवेल ने दिया था, आपको मालूम है। तो मैक्सवेल ने भी वेव माना था, मैक्सवेल ने भी क्या माना था उसको? वेव। और किसने वेव माना था? किसने माना था वेव? अरे नॉर्मल नाम बोलो। हाँ, अरे भाई तुम लोग बेवकूफ हो एकदम। मेन नाम बोलो, ब्रूस्टर, थॉमस यंग। अरे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जो आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है पूरा, उसी पे तो चर्चा है पूरी वेव ऑप्टिक्स में, उसी को भूल गए तुम लोग। और बताइए, और कौन था? मैलस एंड ब्रूस्टर आगे था, इसके पहले और भी लोग थे। डिफ्रैक्शन हुआ था, डिफ्रैक्शन
Fraunhofer and Fresnel's. Fraunhofer and Fresnel's, yes. So Fraunhofer and Fresnel's, right? And और बताइए कौन है? I'm gonna stick to mine. Brewster's and Malus, है ना? Malus and Brewster's, right? ये सब लोगों ने वेव थ्योरी को फॉलो किया था और इन सारे लोगों ने पार्टिकल नेचर को फॉलो किया था, राइट? क्लियर हुई बात? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। फिर दोनों लड़ रहे हैं भाई साहब, भयंकर लड़ाई चल रही है, सर नहीं पार्टिकल है, नहीं सर वेव है, नहीं सर पार्टिकल, नहीं सर वेव। एक इंसान आया बोला भाई दोनों है, लड़ाई ना करें आप, दोनों है, हम चिल करें आप दोनों, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। दैट हिज नेम वाज डी ब्रोगली, हिज नेम वाज डी ब्रोगली। डी ब्रोगली भाई साहब आए, उन्होंने कमाल कर दिया इक्वेशन देके। इसका फुल नेम मैंने क्या बोला था? लुई दे क्या था? और वो ब्रोगली नहीं था, कुछ और था, मैंने बोला था डिब्रॉय। हाँ डिब्रॉय, लुई दे ब्रॉय। हाँ तो अगर आप रियल नेम उसका सुनेंगे तो उसका नाम होता है लुई दे ब्रॉय, ठीक है? लुई दे ब्रॉय, ठीक है? इसका ये नाम होता है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, जो भी फ्रेंच में बोलते हैं ना, फ्रांस का साइंटिस्ट है। छोड़ दीजिए, ड्रामा चल रहा है, कितना टाइम हो गया भाई साहब, ड्रामा खत्म भी करना है। ड्रामा चल रहा है। तो भाई साहब ने और एक, हाँ थॉमस यंग के बाद फ्रॉनहोफर, HOFFER, है ना? तो ये साइंटिस्ट वेव थ्योरी, वो सारे पार्टिकल थ्योरी। तो आप मिला जुला के पढ़ लें मॉडर्न फिजिक्स को, जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं प्यार से एक पढ़ाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, और आप लिंक कभी नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। लिंक होना चाहिए पूरा का पूरा, ध्यान सुने आप। अब लुई दे ब्रोगली ने भाई साहब क्या किया, इन्होंने बोला कि सर दोनों है, क्या है? दोनों, आप लड़े मत, दोनों है। तो उन्होंने इक्वेशन दिया लैम्डा इक्वल टू h/p का। किसका दिया? लैम्डा इक्वल टू h/p का। यस और नो? p मतलब मोमेंटम, p मतलब, और मोमेंटम वेव का होता है पार्टिकल का होता है? पार्टिकल का होता है। किसका होता है? बहुत बढ़िया, मतलब p आ गया पार्टिकल के लिए। सारा बच्चे बोलेंगे सर p फॉर पार्टिकल, भाई p फॉर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल से बोले p फॉर पार्टिकल की, बहुत बच्चे बोलेंगे। लैम्डा क्या है भाई साहब? वेवलेंथ। क्या है? तो वेवलेंथ किसका होता है? वेव का। वेवलेंथ किसका होता है? वेव का। और p किसका होता है? पार्टिकल का। दोनों एक इक्वेशन में आ गए, दोनों इक्वेशन में आ गए। लेकिन रियलिटी में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? दैट इज इन योर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स विच यू नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड कि हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं एक डोमेन से दूसरे डोमेन में। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, इन इफ आई वांट y इज अ फंक्शन ऑफ x को और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ y इक्वल टू f ऑफ t में, y इज f ऑफ t, तो x डोमेन से मैं t डोमेन में जाना चाहता हूँ, तो उससे जाने के लिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं उसके फंक्शंस को। सो इन द सेम मैनर वी कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म अ लैम्डा वाला फंक्शन इनटू मोमेंटम वाला फंक्शन एंड मोमेंटम वाला फंक्शन इनटू लैम्डा वाला फंक्शन, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बट उतना नहीं है, तो इसलिए छोड़ दिया हम, ठीक है? क्योंकि एक होता है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, इतना बात क्लियर है? तो पूरी चैप्टर ऐसे ही चलेगी। कुछ कुछ बातें हम डी ब्रोगली पे करेंगे, कुछ बातें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे करेंगे, कुछ आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे करेंगे, कुछ कॉम्पटेंस पे नहीं करेंगे उतना, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा क्या है कॉम्पटेंस, क्योंकि जे एडवांस में आते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है? कि पार्टिकल नेचर सर कैसे है सर, सब लोग का तो पता है सर, इसका कुछ मालूम नहीं सर, ये मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल सा थ्योरी है, ठीक है? इससे बस क्या होता है, लैम्डा बढ़ जाता है अचानक से चीज़ों का, ठीक है ये पार्टिकल नेचर, बट लैम्डा बढ़ जाता है, बताएंगे क्यों है क्या है। ओके, देन वी हैव मैक्सवेल्स की थ्योरी, जो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, हम ही आई गेस वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत कुछ वहाँ क्लियर हो जाएगा मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। फिर थॉमस यंग, मतलब आपका आ गया वेव ऑप्टिक्स, ये पूरी वेव ऑप्टिक्स थॉमस यंग पे है। फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल्स, यहाँ पे आएगा आपका डिफ्रैक्शन, क्या आएगा? डिफ्रैक्शन, जिसमें आपका फ्रॉनहोफर सिलेबस में है, फ्रेस्नेल सिलेबस में नहीं है। फ्रेस्नेल आप कभी नहीं पढ़ेंगे जीवन में, फ्रॉनहोफर ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है? तो फ्रॉनहोफर के बारे में बताएंगे, फ्रॉनहोफर के डिफ्रैक्शन के बाद समथिंग कॉल्ड रेजोल्यूशन पावर, वो भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव मैलस एंड ब्रूस्टर्स, ये तुम्हारा पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन एक इफेक्ट है लाइट का, जो आप मैलस लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो वो सब हम वेव ऑप्टिक्स के टाइम पे आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है? सो नाउ लेट मी आस्क यू सम पुराना सवाल, ताकि मैं अब आज जो टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, देखते हैं वो आपको आता थोड़ा बहुत है भी या नहीं, सो दैट आपको कुछ आए समझ में, वरना कुछ भी नहीं आएगा। सपोज करें अगर मैं आपको पूछूं कि सर आपको लिखना है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसका? व्हाट डू यू मीन, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? पावर बाय एरिया, बेकार डेफिनेशन। इंटेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? यस, हाँ, तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी गिर रही है, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी
गिर रही है, प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी गिर रही है, जितनी जूल एनर्जी गिर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ये सर नो। तो जैसा कि फिर बच्चे लोगों ने सही आंसर दिया, E/T को हम पावर कहते हैं, तो इसको पावर बाय एरिया कर देंगे, है कि नहीं, बोलो। तो पावर आपका आ जाएगा IA, राइट। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होना चाहिए। ये एक क्या है बताइए जरा, एरिया किसका, रियलिटी में वो सरफेस वाला अब नहीं रहा है, रियलिटी में आप बात को समझें, ये कोई मतलब बल्ब है मान लो, है ना, ये कोई बल्ब है, ये अपने चारों तरफ एक स्फीयर बनाएगा जिसमें लाइट जल रहा होगा। तो ये स्फीयर किसने बनाया, बल्ब ने बनाया कि नहीं। तो ये एरिया जो पूरी आएगी किसकी वजह से आएगी, बल्ब की वजह से। किसकी वजह से आएगी, बल्ब की वजह से। तो ये अगर रेडियस इसका R में मानूंगा, तो ये जो स्फीयर बनेगा उस पूरे बल्ब के चारों तरफ, उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, 4/3 πr3। कितना होगा, 4/3 πr3, राइट। तो इंटेंसिटी जब भी मैं लिखता हूँ पावर बाय एरिया, तो आप लिखते हैं एरिया अगर लिखेंगे स्फीयर का, तो ये आपका आता है 4πr²। कितना होता है, हाँ। तो इंटेंसिटी जब भी आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इंटेंसिटी किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, R²। तो ये पुरानी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, वेव्स में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत पुरानी चीजें, क्योंकि एक पार्ट जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसमें कंप्लीट इसका यूज होगा, ठीक है, भयंकर यूज होगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। फिर पुरानी एक चीज में आता हूँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E = hc/λ आपको मालूम है क्या, सब लोग बोलेंगे, है कि नहीं। मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट में जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मैं बोल रहा हूँ ना, वो बंडल ऑफ पैकेट जो है, वो एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, एक फोटोन। एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, एक फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ। बट कितने फोटोन हो सकते हैं, n फोटोन हो सकते हैं। तो E = अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो सकता है n hc/λ, राइट। यस और नो, बहुत बढ़िया। फिर सर आपने ये भी बता दिया हम लोगों को थोड़ी बहुत बातें कि सर मोमेंटम = h/λ होता है। एम आई करेक्ट, यस। तो बहुत सारी चीजें हमें पहले से थोड़ी बहुत तो आती ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत चर्चा आना चाहिए। याद रखें ये एरिया, ये लाइट जहां पे गिर रही है वो लाइट ही बना रहा है अपना एरिया। कौन बना रहा है, लाइट। जनरली बच्चे लोगों को वेव्स में पढ़ाया जाता है कि ए जो होता है वो सरफेस वाला है, जिस सरफेस पे गिर रहा है वो एरिया, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ गिरा रहा हूँ, यहाँ से कुछ कहीं से रोशनी आ रही है सन से, एट एन एंगल कुछ एक आ रही है, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो सरफेस ये तो आपका रह गया ए, बट लाइट कितने एरिया पे गिर रही है, लाइट रियलिटी में इस एरिया पे गिर रही है। देखो लाइट किस एरिया पे गिर रही है, इस एरिया पे गिर रही है। और ये एरिया कितना होगा यहाँ पे, a cos थीटा। कितना होगा, a cos थीटा। मतलब हमें वही एरिया लेना है जो उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। यस और नो। उसका कारण है कि क्यों सर वही एरिया, बिकॉज जब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो प्रेशर होता है, किसी भी चीज का प्रेशर आप नापते हैं, वो होता है F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। क्या होता है, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो एक ऐसा एरिया चूज करें जिसपे फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है बात। इंटेंसिटी में भी याद रखें, ये जितने लाइट जितने एरिया पे गिर रही है, लाइट एक्चुअली इतने एरिया पे गिर रही है, सरफेस एक का है बट लाइट सिर्फ इतने पे ही गिर रही है। इस चीज को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं, ये सब न्यूमेरिकल में आप गलती करते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता दिया कि ए क्या है, ए है जो जहाँ पे रोशनी आ रही है, जहां तक रोशनी आ रही है, ये नहीं कि सरफेस पे जिस पे गिर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यही लाइट अगर स्ट्रेट गिरती, कैसे गिरती, स्ट्रेट गिरती, अगर ऐसे गिरती है ना, तो एरिया तो पूरा ये है, बट अपने को कौन सा एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है, राइट। मतलब जहां तक रोशनी गिर रही है, जहां तक रोशनी गिर रही है, ये पूरा एरिया लेने की जरूरत नहीं है, जहां तक रोशनी गिर रही है, ये एरिया में रोशनी गिर रही है ना, तो अब ये वाला एरिया ले। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बच्चे लोग करते हैं। सर एरिया पे क्यों आ गया, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। इतनी बातें क्लियर है सबको, ये बेसिक वाली चर्चा है जो आपको पहले से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। टाइम कितना हो गया, ओके, वीडियो बंद कर दो भाई साहब, हो गया, ओके। तो और एक चीज अपने को मालूम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने क्या जाना था, आपने सीखा था, एक कोड सीखा था GX UV IMR, जहां पे V को फिर मैंने बांटा था विब गियर में, और मैं जब इस इधर से इधर चला था तो लैम्डा बढ़ा था और फ्रीक्वेंसी घटा था। प्लस आपने सीखा E = hc/λ, और एक आपने सीखा मोमेंटम = h/λ। यस और नो। तो यहां से देखो क्लासिक फॉर्मूला बन के आता है, मोमेंटम = E/c। ये सर नो, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला जो लगातार यूज होता रहेगा इस चैप्टर में। अगर आप जेई लेवल पे जाएंगे तो पक्का ही पक्का, नीट लेवल पे भी आजकल थोड़ा बहुत आते हैं इस पेपर। क्लियर है बात की नहीं क्लियर हुई, ओके। अब इसी में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स वगैरह 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 वगैरह। वो क्या है आप सुने ध्यान से और समझने का कोशिश करें,
प्लस थोड़ी बहुत हीट की चर्चा होगी फिर बीच में, जहाँ पे एब्जॉर्बेंस और रिफ्लेक्टेंस वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है गेस, तो वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फील आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, एब्जॉर्प्टिव पावर बस, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट पार्ट, है ना। ये मान ले लाइट गिर रही है, क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है, क्या गिर रही है भाई साहब, लाइट गिर रही है। लाइट का वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्डा, लाइट का वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्डा। हेडिंग क्या डालेंगे सर, हेडिंग डालेंगे रेडिएशन प्रेशर, क्या हेडिंग डालेंगे, रेडिएशन प्रेशर, हेडिंग क्या डालेंगे, रेडिएशन प्रेशर, यस लिख लीजिए रेडिएशन प्रेशर हेडिंग के तौर पे। आज ही पढ़े, कहाँ पे, एलन, अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे मेरा वाला थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, और कुछ अलग नहीं लगेगा बट आसान जरूर लगेगा। लैम्डा आई एरिया हो गया, क्लियर हुई बात। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकेंड। सिंपल सा सवाल है, आप सोचिए और बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखो जल्दी से, मैं यहाँ बताता हूँ, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से लोग यहाँ देखेंगे। मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, राइट, राइट, श्योर है, ओके। तो आप खुद सोचिए पावर इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू ए, नहीं आ रही बात समझ, पावर इक्वल टू कितना होता है। अच्छा, ये एनर्जी के बराबर कब होगा, जब मैं 1 सेकेंड ले लूंगा। पावर एनर्जी के बराबर कब होगा, जब मैं 1 सेकेंड लूंगा। मैंने 1 सेकेंड ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 1 सेकेंड ले लिया, बहुत बढ़िया। अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या चाहिए। अच्छा, टोटल एनर्जी कितना मिला अपने को, टोटल एनर्जी कितना मिला, रुक जा, टोटल एनर्जी कितना मिला अपने को, आइए टोटल एनर्जी था। अगर मैं एक फोटोन का एनर्जी यहाँ डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। टोटल एनर्जी होता था n फोटॉन्स इनटू द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यस और नो। तो कितना सिंपल हो जाएगा, ये क्या है, टोटल एनर्जी है इन 1 सेकेंड, क्या है ये, टोटल एनर्जी किसका है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का है। मुझे एक फोटोन का चाहिए, मुझे नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए। ये क्या है, ये टोटल एनर्जी, ये क्या है, अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर मैं ईच फोटोन का एनर्जी लिख दूं, hc by lambda is energy of 1 photon, तो दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और 1 सेकेंड तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया इसमें, क्योंकि इसको मैंने एनर्जी की तरह यूज कर लिया। तो देख फॉर्मूला कितना आसान बना, ये बना आई ए लैम्डा अपॉन hc, वेरी सिंपल, यस और नो। यही से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, और क्या। बोलिए, लिख लिया आपने। तो जब भी आपको मैं पूछूंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, आप निकाल लेंगे, क्लियर हुई बात है ना। तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, है कि नहीं, ओके। सो हाँ भाई, नेक्स्ट आ रहे हैं हम एक और पार्ट पे। जैसे मान लीजिए कि ये इस पे ये कोई सरफेस है ना, मिरर नहीं भाई साहब, सरफेस है। तो इस पे हम मान लो फोटॉन्स गिरा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, फोटॉन्स गिरा रहे हैं, राइट। अगर मैं इस पे फोटॉन्स गिरा रहा हूं तो ये फोटॉन्स के पास दो चीजें हैं जो हो सकती हैं। अगर मैं नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, ट्रांसमिशन कुछ हो रहा है क्या, नहीं, देयर इज नो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन समझते हैं आप लोग, ट्रांसमिशन मतलब इस सरफेस से पार कर जाना, और एक होता है सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाना, और एक होता है सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाना। 3 फेनोमेनन हो सकती है यहाँ पे, या तो ये फोटोन आके यहाँ से टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, और एक हो सकती है फेनोमेनन की इस सरफेस में ही एब्जॉर्ब होकर रह जाए, और एक हो सकती है जो ये यहाँ से पास हो जाए, मतलब इस सरफेस से पास हो जाए। इसको मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स में इस पार्ट को हम नेग्लिजिबल ही मान के चलेंगे, बट हीट में ऐसा नहीं होता, हीट में तीनों चीजें होती हैं, बट मॉडर्न फिजिक्स में इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बस किसको मानते हैं, हम मानते हैं कि एब्जॉर्ब हो रहा है, साथ साथ हम ये मान रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, लाइट। और लाइट में क्या होता है सर, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स सर एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है, या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर ऐसा कुछ भी जो भी हुआ, तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्टिंग पावर बोल सकते हैं, या रिफ्रैक्टेंस बोल सकते हैं, या रिफ्लेक्टेंस बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो वो क्या होता है, जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड बाय आपने जितनी टोटल एनर्जी गिराई थी, तो एनर्जी इंसिडेंट। क्लियर हुई बात। आर इज व्हाट, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी
मतलब आउट ऑफ टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना हिस्सा किस में चला गया, रिफ्लेक्शन में, खत्म हुई बात, कुछ बड़ी बात नहीं। फिर उस तरह से एक टर्म और आता है जिसको हम ए बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या इसका यूनिट वॉट होता है सर? नहीं, एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट वॉट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये भी एक एनर्जी टर्म है, मतलब यूनिटलेस टर्म है। कैसे देखो, ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब, क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी, सिंपल। सर ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना पड़ता है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से अच्छे वाले आएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा अगर ये सब नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में hc by lambda equal to hc by lambda नॉट प्लस कंडीजेंसी करके कुछ बड़ा नहीं हम सीख लेंगे, बट उससे पहले एटलीस्ट वो चीजें सीख लेने से थोड़ी मुश्किल है, तो पहले थोड़ा मुश्किल पार्ट हो जाएगा तो आपको मजा आएगा, है कि नहीं? ओके, तो ए क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, राइट? बहुत बढ़िया। अब अगर देख, ध्यान समझ, अगर हम थोड़ा फील करें तो आर जो है, आर है एनर्जी रिफ्लेक्टेड। एनर्जी रिफ्लेक्टेड मान लो कितना ही हुआ होगा, सपोज करो कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड मान लो हुआ होगा n1h न्यू, ठीक है, और नीचे वाला एनर्जी इंसिडेंट रहा होगा n2h न्यू, राइट? बोलो तो इतना ही रहा होगा। अच्छा, तो अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं तो r बराबर कितना होता है, n1 by n2। n2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, और n1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। यस और नो, यस और नो, श्योर है? बहुत बढ़िया। तो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स के टर्म में भी आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब एनर्जी रिफ्लेक्टेड भी ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। यस और नो, मीनिंग सेम ही है, यस या नो? क्लियर है सबको इतना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। तो आपने एब्जॉर्प्टिव पावर और रिफ्लेक्टेंस वगैरह के बारे में आपने सीख लिया, रिफ्लेक्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर सीख गए, बोलो। तो मैं मान सकता हूं कि a प्लस आर का यूनिट कितना होगा, 1। कितना होगा, 1, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन ई टोटल बराबर कितना होना चाहिए, ई एब्जॉर्ब प्लस ई आर अपॉन ई टोटल। तो ये टर्म मिलकर क्या बन जाएगा, 1, सॉरी ई टोटल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ई टोटल, नीचे आ जाएगा ई टोटल, कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो a प्लस आर हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर। a प्लस आर हमेशा कितना होता है, आप हीट में पढ़ेंगे a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसमिटेंस को हमेशा मानते हैं, बट यहाँ पे हम इसको 0 मान रहे हैं, तो a प्लस आर बराबर कितना होता है। तो जिन्होंने हीट पढ़ी उनको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा ये पार्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। साथ साथ आप इसको ऐसे नॉर्मल भी लिंक कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। x से प्लस एक्स भी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये सर नो, उसी टाइप का सेम तरीके का चीज है बस, और कुछ भी अलग चीज नहीं है ना। तो रिलेट आप कैसे भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुई बात सबको? ओके, नाउ लेट अस गो फॉर सम इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम ये मान रहे हैं अभी कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है और कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। क्या यहां मैं मान रहा हूं, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब a प्लस आर बराबर कितना बोला मैंने, 1, यहां पे a 0 कर दिया मैंने, तो r बराबर 1, मतलब ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, मतलब जितने फोटोन आएंगे उतने फोटोन जाएंगे। यस और नो? तो मान लीजिए हर एक लाइट जितनी भी गिर रही है, रोशनी गिर रही है, उसमें सब में पार्टिकल्स तो होंगे ही। तो अगर मैं इसका और डायग्राम बनाऊं तो एक फोटोन का दिखाते हैं, कितने फोटोन का दिखाते हैं, एक फोटोन को। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, मतलब मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा मोमेंटम एक फोटोन का, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, कितना होता है? तो क्या बेवकूफ बच्चे हैं भाई साहब। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, तो p कितना होगा, और p क्या था, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज फोटोन, सो मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या होगा। आप सिंपल सीखे, एकदम सिंपल वाली बातें कर रहा हूं मैं, जितने फॉर्मूले दिखेंगे आपको तुरंत दिख जाएगा। देखो ये p कितना हो गया, h बाय लैम्डा कितना हो गया, तो इधर जब नीचे आ रहा होगा कितने से आ रहा होगा, h बाय लैम्डा से। अब रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर जाएगा कितने से, h बाय लैम्डा से। यस और नो, श्योर है आप 100%? अच्छा, मैं एक और चीज पूछता हूँ, आई होप आपको नहीं आता हो, है ना। f डॉट, आपको याद है f इक्वल टू होता था dp बाई dt, ये तो सर आपको हमें याद है, कोई प्रॉब्लम। अब देख, एक चीज होती थी f dt बराबर dp, उस पर मैं आऊंगा, बस एक मिनट में थोड़ा पीछे का चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। ये f इंस्टेंटेनियस होता है, क्या होता है ना, जो भी होता है ये। तो यहां से तुम ये प्रेडिक्ट कर देते हो दैट
एफ डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज नथिंग, इट इज नोन एज इम्पल्स, इट इज नथिंग बट इम्पल्स। रियलिटी में आपको जितने इम्पल्स पढ़ाया जाता है सब गलत सलत पढ़ाया जाता है। मैं बताता हूँ, एवरेज इम्पल्स अलग चीज है, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स अलग चीज है। इंस्टेंटेनियस इम्पल्स पे चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, सब लोग एवरेज इम्पल्स ही निकालते हैं। इसलिए आप देखोगे जितने बुक्स हैं एचसी और कोई भी किताब, अच्छी किताब, उन सब जगह पे आपको मिलेगा एवरेज फोर्स दिया होता है, वहाँ पे आपको हमेशा क्या दिया रहता है। इसलिए आप हमेशा जो कैलकुलेट करते हो इम्पल्स को, क्या इम्पल्स कैलकुलेट करते हो, एवरेज इम्पल्स होता है। इंस्टेंटेनियस इम्पल्स के क्वेश्चन आपको अच्छी किताब में ही मिलेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला आप लिखते हो वो लिखते हो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, एंड ये सब एवरेज वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, यहां से यहां हम पहुंच सकते हैं, उसका कैलकुलेशन अलग है जो आपको वर्क एनर्जी वगैरह में ही पढ़ना होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि इसी सेम चीज को आप इतना भी लिख सकते हैं विदाउट एनी इशू। क्लियर है बात। तो इस चैप्टर में जितने भी फोर्सेज में निकालूंगा वो भी मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वाले निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस वाले मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिए इस चीज को आप, एक इंस्टेंटेनियस अलग है और एवरेज वाला अलग है। एवरेज में आपको टाइम थोड़ा अच्छा खासा दिया रहेगा, अच्छा खासा मतलब यहाँ पे 1 सेकंड होगा टाइम, यहाँ पे कितना लेके चलेंगे 1 सेकंड, वेरी सिंपल, यस और नो। चलो इतनी ये आप ये थोड़ा बीच में लिख लें आप, उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये प्री रिक्विजिट है थोड़ा सा, ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यस और नो, मिटाऊं मैं, लिखिए जल्दी से। कौन से टॉपिक हमें पढ़ा होता है? सारे पूरे बुक 2 का प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुक 1 का। हाँ भाई देखो यहाँ पे ध्यान से जल्दी से, डेल्टा पी क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम, क्या बोल रहा हूँ, कितना होगा इस केस में बताइए। तो ईच फोटोन का डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी ऑफ ईच फोटोन, सिंगल फोटोन, डेल्टा पी ऑफ सिंगल फोटोन कितना होगा बताइए, कितना होगा, श्योर है। मतलब एच बाय लैम्डा आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं ना, तो फाइनल मान लो ऊपर वाले को, तो एच बाय लैम्डा आई कैप माइनस एच बाय लैम्डा ऑफ माइनस आई कैप, दैट इज so h by lambda I cap minus h by lambda of minus I cap, so this becomes 2h by lambda I cap। तो मैं इसको मोमेंटम में ही अभी लिख रहा हूँ, सॉरी विदाउट उसमें लिख रहा हूँ, है ना, विदाउट वेक्टर के लिख रहा हूँ। तो डेल्टा पी अपना कितना निकल के आएगा, 2h by lambda। यस और नो, श्योर है सब लोग, कोई परेशानी किसी को नहीं। ये क्या है, ये सिंगल फोटोन का मोमेंटम है। इस डेल्टा पी का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर नीचे, डेल्टा पी का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर नीचे। डेल्टा पी का डायरेक्शन किधर होगा सर, फाइनल भी सेम है, एच बाय लैम्डा नीचे भी एच बाय लैम्डा, सर कैंसिल हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन। ना टैलेंटेड बच्चे बात, ऊपर क्या होगा क्योंकि नेट ऊपर जा रहा है ना, हाँ, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर। तो ये अपनी मोमेंटम किसको ट्रांसफर करेगा, अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम है तो इसने जमीन पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा होगा, नीचे की तरफ। तो जमीन को जो मोमेंटम मिलेगा वो कितना मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर द सरफेस, चेंज इन मोमेंटम फॉर द सरफेस वो किधर होगा, नीचे की तरफ। क्लियर है बात, नहीं क्लियर हुई। सो डेल्टा पी प्रोवाइडेड बाय द फोटोन टू द सरफेस, टू द, वो कितना होगा, वो भी 2h by lambda ही होगा सर, लेकिन वो नीचे की तरफ होगा। किधर होगा वो, अरे न्यूटन थर्ड लॉ याद है ना आपको, बस वही वाली चर्चा है यहाँ पे। जिस पॉइंट में कॉन्टैक्ट हो रहा है वो नीचे पुश कर रहा है, ये ऊपर पुश कर रहा है। तो F1 इक्वल टू माइनस F2, तो यहाँ पे भी डेल्टा P 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P1, मतलब इस टाइप से 2h by lambda इज इक्वल टू माइनस 2h by lambda। यस और नो, क्लियर हुई बात, क्योंकि दोनों में तो सेम ही टाइम लग रहा है। हाँ, तो टू द सरफेस उसने कितना मोमेंटम प्रोवाइड किया, 2h by lambda। ये डेल्टा P है, ये क्या है, यस और नो, श्योर है हम। ये कितने ने प्रोवाइड किया, ये एक सिंगल फोटोन ने प्रोवाइड किया, इसने प्रोवाइड किया, सिंगल फोटोन ने, यस और नो। अच्छा टोटल कितने फोटोन है, मैंने निकलवाया है अभी आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन ही वही दिया था। देखो ना यहाँ पे अभी वही दिया हुआ है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन की वजह से डेल्टा पी टोटल कितना होगा बताओ, डेल्टा पी टोटल कितना होगा, एक की वजह से 2h by lambda, एक की वजह से चेंज कितना 2h by lambda, टोटल कितना दिया हुआ, IA lambda by HC, IA lambda upon HC, दिस इज व्हाट डेल पी टोटल, दिस इज व्हाट। सबको क्लियर हो रही है बात या नहीं क्लियर हो रही है, श्योर है आप 100% पक्का, कहीं पे परेशानी तो पूछ ले। तू इसको भी माइंड में अपना चलाता रहे, सर IA होता है पावर और ये होता है HC by lambda, तो सर इसलिए ऊपर आ गया, तो माइंड में चलते रहना चाहिए। सर IA जो था वो टोटल एनर्जी था बाय HC by lambda, मतलब सर नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया ये, यस और नो। नहीं समझ में आ रहा है, लैम्डा को नीचे सोच तू हमेशा, तो HC by lambda मतलब एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, IA मतलब एनर्जी ऑफ टोटल फोटोन, तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बाय सिंगल फोटोन का एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू।
सो देयरफॉर दिस इज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ फोटोन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट। और आइए क्यों होता है सर एनर्जी और पावर क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे मैंने टाइम कितना मान के चला है 1 सेकंड। इसका मतलब सर डेल्टा पी को जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एफ एवरेज इंटू 1 सेकंड। यस और नो? क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन किस पे आई है 1 सेकंड पे, तो डेल्टा टी भी कितने के लिए आएगा? यस और नो? श्योर है? अच्छा याद कर, इंपल्स में हम लोग क्या सीखते हैं कि जो टाइम ऑफ कॉलिजन होता है कितना होता है? बहुत कम हो रहा है। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब देख एफ एवरेज बराबर कितना आया सर? लैम्डा तो कट गया। यस और नो? सर एच भी कट गया, तो सर ये आ गया 2IA/c। तो सर प्रेशर कितना आया उस सरफेस पे? प्रेशर मतलब F/A, तो ये आ गया 2A/c। नहीं आई बात समझ? बोलो, ये वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चन है जेईई का। हर बार हर साल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ी बहुत झलक आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। क्योंकि लाइट जो गिर रहा है वो क्या है? वेव है। बट यहाँ पे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है? पार्टिकल लेके। तो लड़ाई तो अभी भी चल रही है, बट इट्स ओके, हम लोग अपने सिलेबस को फोकस करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? 2I/c सबको क्लियर है? इससे आसान डेरिवेशन तुम्हें कहीं किताब में नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ इस चीज को। टीचर लोग बहुत ड्रामा करते हैं, अलग अलग चीजें, कुछ जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक खत्म। क्लियर हुई बात? 100% पक्का। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या माना मैंने? क्या जरूरी है कि सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो, या क्या जरूरी है सारे के सारे एब्जॉर्ब हो? मीडियोकर केस भी आ सकता है जिसमें थोड़े एब्जॉर्ब होंगे और थोड़े रिफ्लेक्ट होंगे, वो वाले केस पे हम आएंगे। बट पहले ये वाला केस आप समझ लें अच्छे से। सबको क्लियर है ये वाला केस या नहीं क्लियर है? श्योर? हाँ भाई, वो वाला F average is equal to 2B/c होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे नहीं, ठीक है। हाँ। ये आई ही तो पी है ना बेटा, बट अब वो 1 सेकंड के लिए तो अब वो एनर्जी बन चुका है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर? पावर तो इधर है, वो वाला पावर खत्म हो गया। प्रेशर है, मतलब ये क्या है? ये प्रेशर है। समझ में आई बात? ओके, क्लियर हो गई बात सबको? ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो रेडिएशन फॉलो हो रही है और जो खुद पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, सिंस वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो उन पार्टिकल में चेंज इन मोमेंटम है, और वो चेंज इन मोमेंटम उन पार्टिकल में है, और वही सेम चेंज इन मोमेंटम वो ट्रांसफर करता है किसको? सरफेस को भी ट्रांसफर कर रहा है। और अगर वो सरफेस को ट्रांसफर कर रहा है अपना चेंज इन मोमेंटम, तो उसकी वजह से फोर्स डेवलप होगा। क्योंकि सर हमने पढ़ा फोर्स इक्वल टू dp/dt, तो अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो फोर्स डेवलप होगा। तो सरफेस पे यहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो फोर्स डेवलप हो रहा है एक वेव की वजह से जो रियलिटी में एक पार्टिकल से बना हुआ है। नहीं समझ में आया? तो डुअल नेचर कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि लड़ाई तो अभी भी चल रही है, तो आपको उसको चलाते रहना अपने दिमाग में, सब कुछ लिंक करके चले। ये हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना? अच्छा सर, अब आगे बढ़ने के साथ आप केस थोड़ा बदलिए, है ना? अभी भी अपना यही फिक्स्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमने वापस से A+R इक्वल टू कितना माना है? 1 माना है। अब मैं क्या मानूंगा कि सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं? एब्जॉर्ब, और रिफ्लेक्टिंग भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या मानूंगा? रिफ्लेक्टिव भी नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट को सर 0 कर दो, तो सर A बराबर हो गया 1, तो रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही, सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं? एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं? एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर केस कुछ ऐसा बनेगा कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा इसका, ये होगा h/λ, और फाइनल जो होगा वो होगा 0। अरे ये है PI और ये है PF, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, क्या बोल रहा हूं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ, नीचे की तरफ है तो -p/λ लिख सकता हूं, बोलो तो सरफेस को कितना ट्रांसफर किया उसने मोमेंटम? प्लस h/λ, डेल्टा p ट्रांसफर टू सरफेस, डेल्टा p ट्रांसफर टू सरफेस। सरफेस को कितना ट्रांसफर किया? प्लस h/λ, मतलब नीचे की तरफ। यस और नो? मतलब इस पार्टिकल ने पक्का इसको प्रेस तो क्या ही होगा टकराते वक्त, और वही प्रेशर अपने को क्या करना है? निकालना है। डेल्टा p ट्रांसफर टू द सरफेस कितना हो गया? h/λ। यस और नो? अब ये सिंगल फोटोन की वजह से है सर। ये किसकी वजह से? सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, मतलब मोमेंटम कितनी होती है? अरे बोले थे ना, लैम्डा इक्वल टू h/p, तो p को इधर ले जाओ तो वो आ जाएगा h/λ, एंड p इज नथिंग बट इट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मोमेंटम इज p इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ द, ओके नाउ मूविंग ऑन। सर सरफेस के लिए निकल गया सर, एक के लिए निकल गया, तो सर n वाले हैं हमारे पास। कितने हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं। तो डेल्टा p टोटल, वापस से डेल्टा p टोटल कितना होगा? h/λ इंटू IA सर आ गया, उसके बाद HC
बस एच सी में लैम्डा ऊपर आ गया, लैम्डा आ गया, लैम्डा लैम्डा से फिर से कट गया, तो सर ये कट गया, तो सर ये आ गया आई ए बाई सी। तो सर आपका प्रेशर ये फोर्स सॉरी ये था एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी था 1 सेकेंड, तो फोर्स एवरेज कितना निकल के आया आपका आई ए बाई सी। तो आपका रेडिएशन प्रेशर पी रेडिएशन लिखता हूं इसको, अब एरिया को डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आई बाई सी। वो था 2 आई बाई सी, ये था आई बाई सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने मोमेंटम ही एक बार चेंज करवा पाया, वहां पे मतलब डबल हो जा रहा था, यहाँ पे सिंगल रह जा रहा है। यस और नो? श्योर है आप या नहीं श्योर है? सबको आ रही है समझ में? पक्का? तो सिंपल तरीका एकदम एकदम ये लॉजिकल है, सिंपल है। मैंने बोला था मैकेनिक्स से यूज थोड़ा बहुत होगा, हो रहा है। क्लियर हुई बात? गलत अभी तक बोर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देख आगे देख, अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि कुछ एब्जॉर्ब होंगे और कुछ एब्जॉर्ब होंगे और कुछ, तो a प्लस आर बराबर, तो r की वैल्यू तो r रहेगी, लेकिन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और मैं फॉर्मूला एक ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्या आएगा r, जिसमें सिर्फ क्या आएगा r, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं अब क्या होगा, बताइए तो कितने फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं पूछ रहा हूं आपसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड अगर मैं पूछूं आपसे, क्या पूछूं? नंबर ऑफ फोटॉन, कितना आंसर देंगे आप? तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे? आई ए लैम्डा बाय एच सी, राइट। और रिफ्लेक्ट इंटू आर कर दे, इंटू क्या कर दे, खत्म हो गई कहानी। नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, क्या पूछ रहा हूं? देखिए सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड कितना होगा? आई ए लैम्डा बाय एच सी हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटू आर कर दो। आर तो वो फ्रैक्शन है जितना क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अरे आर जो था रिफ्लेक्टिव पावर, वो रिफ्लेक्टिव पावर था कितना सर? एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय टोटल एनर्जी, तो वो फ्रैक्शन हमें दे ही रहा है जितना रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए उस फ्रैक्शन को मैंने क्या कर दिया, खत्म हो गई कहानी। ये सॉल्व। अब आगे देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से देखें सब लोग, आप लिखे ना बिल्कुल, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, क्या बोल रहा हूं, एब्जॉर्ब कितना हुआ सर? आई ए बाय लैम्डा अपॉन एच सी इंटू ए, और ए सर कितना है, खेला खत्म हो गया। बोलो अब जादू देख, जो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो वो कितना फोर्स जनरेट, वो कितना मतलब मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा था, वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा था? जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो सिर्फ रिफ्लेक्ट, देखो ये वाले सिर्फ क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये वाले सिर्फ क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब। जो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा था वो मोमेंटम कितना सरफेस को दे रहा था, 2h बाय लैम्डा, और जो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा था वो कितना ट्रांसफर कर रहा था, h बाय लैम्डा। यस और नो? पक्का? तो इसकी वजह से कुछ फोर्स आएगा, इसकी वजह से कुछ फोर्स आएगा, नहीं आ रही बात? आ रही बात? तो बताइए कितना कितना होगा। तो अगर मैं लिखूं मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, क्या बोल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड, कितना होगा, कितना होगा बताओ? सिंगल मोमेंट ट्रांसफर्ड बाय सिंगल रिफ्लेक्टेड फोटोन, सिंगल रिफ्लेक्टेड फोटोन से कितना आएगा, 2h बाय लैम्डा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है ये? अच्छा आद्याशा श्योर? तेरे हाँ में मजा नहीं आता भाई साहब। बाय 1 एब्जॉर्ब फोटोन, वो लगता है कि ना बोलना चाहती है, बस मेरा मुंह देख के थोड़ा सा, सर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, तो हाँ बोल देंगे अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। हाँ भाई नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा बेकार ही पढ़ाता हूँ। देखिए 2h बाय लैम्डा और h बाय लैम्डा, ठीक है ज्यादा सच हो गया सर ये, 2h बाय लैम्डा और h बाय लैम्डा है ना, सर आप थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा मोमेंट ट्रांसफर बाय 1 रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना हुआ, 2h बाय लैम्डा, एंड मोमेंट ट्रांसफर बाय 1 एब्जॉर्ब फोटोन कितना हुआ, h बाय लैम्डा। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड कितने, इतने, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा रिफ्लेक्टेड की वजह से, दिस इनटू दिस। अरे एक की वजह से इतना है, तो इतने सारे वजह से कितना होगा, टोटल करते मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को रिफ्लेक्टेड वाले की वजह से मिलेगा, एंड वो मिलेगा आपका 2h बाय लैम्डा इंटू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू आर। यस और नो बोलो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल सर, h और h कैंसिल सर, लैम्डा कैंसिल, क्या होगा 2ia अपॉन सी बाय इंटू आर। कोई गलत है क्या इसमें, कुछ भी गलत है नहीं? श्योर है आप ना, सब सही है? ओके नाउ ट्रांसफर्ड मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स कितना होगा सर, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी 1 माइनस आर, ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू सिंगल फोटॉन की वजह से मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, सिंगल फोटॉन की वजह से कितना हुआ
बहुत बढ़िया सर, h बाय लैम्डा। तो सर h और h फिर से कैंसिल कीजिए, लैम्डा लैम्डा फिर से कैंसिल कीजिए, आंसर आया सर IA 1 माइनस R अपॉन C। बोलो तो, और ये कितना आया था 2IA बाई C अपॉन R, ये IA अपॉन C 1 माइनस R। यस और नो, श्योर है आप? बोलो। अब ये दोनों किधर की तरफ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, नीचे ऊपर साइड, इधर इधर किधर, नीचे सरफेस पे। ये सारे के सारे मोमेंटम किधर ट्रांसफर हो रहे हैं? फर्स्ट केस में जब रिफ्लेक्टेड हुआ था तब भी नीचे ट्रांसफर हुआ था, जब एब्जॉर्ब हुआ था तब भी नीचे ट्रांसफर हुआ था। यस और नो? उसी को एडअप कर दिया, तो वेक्टर हमेशा नीचे ही है, तो वेक्टर तो एडअप होंगे। आप वेक्टर लो या ना लो, दोनों डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो डायरेक्ट एडअप कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, डायरेक्ट एडअप कर दो। तो आप मुझे बताइए एडअप करके आपका टोटल, तो ये जो निकला ये अल्टीमेटली क्या निकला? मोमेंटम ट्रांसफर। और ये भी क्या निकला? मोमेंटम ट्रांसफर। और डेल्टा टी कितना माना था? डेल्टा टी कितना माना है? 1 सेकंड का। तो ये भी फोर्स है और ये भी, यस और नो? श्योर है सब लोग? तो सर ये भी फोर्स है और सर ये भी फोर्स है, ये F1 है और ये F2 है। तो सर नेट फोर्स जमीन की तरफ, सर रिफ्लेक्टेड की वजह से कितना लगाया मैंने? F2, और सर एब्जॉर्ब की वजह से मैंने लगाया F1, और दोनों का मिला के समेशन हो जाएगा। तो सर समेशन ऑफ फोर्सेज हो जाएगा F1 प्लस F2 का एवरेज बराबर हो जाएगा IA बाई C 1 माइनस R प्लस 2IA बाई C इंटू R। यस और नो? तो IA बाई C माइनस IA, ये है IA बाई C माइनस IAR बाई C, ये है 2IAR बाई C। तो 2IAR बाई C माइनस IAR बाई C कितना हो गया? IAR बाई C नहीं आया सर, नहीं आया, बीच में गायब हो गया सर। अरे आया कि नहीं आया? साला बच्चा बेवकूफ है। IA बाई C माइनस IAR बाई C प्लस 2IAR बाई C। तो ये दोनों माइनस करेगा ना, कितना आएगा ये माइनस करने से? बोलो। ये हो जाएगा सर IAR बाई C प्लस IA बाई C। यस और नो? तो सर ये हो जाएगा IA बाई C 1 प्लस R। आया कि नहीं आया? ये क्या आया? ये आया सर फोर्स। क्या आया? फोर्स से प्रेशर पे कैसे जाएंगे? तो ये आ जाएगा P R के फॉर्म में। नहीं आया सर, नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा है, हम पागल हो जाएंगे। अरे आया कि नहीं? सिंपल लॉजिक, कुछ बड़ी बात नहीं। आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब निकाली, आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड निकाली, आपने मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय 1 रिफ्लेक्टेड फोटोन निकाला, आपने मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय 1 एब्जॉर्ब फोटोन निकाला। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड थे, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर वाला था, मल्टीप्लाई किया तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स आपको मिला। फिर यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय 1 एब्जॉर्ब फोटोन है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड है, आपने वापस जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द फोटोन आपको मिला। तो सिंपल डेरिवेशन, आपको क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम, फिर मोमेंटम ट्रांसफर बाय 1 फोटोन। बस रियलिटी में आपको पता होना चाहिए सिंगल फोटोन का चेंज इन मोमेंटम प्लस टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने। टोटल नंबर फॉर्मूला मैंने रटवा दिया आपको, IA बाय HC बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर तो IA लैम्डा बाय HC, खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन तो तू कभी भी बोल पाएगा आप। यस और नो? और वो पर सेकंड वाला है, इसी डेल्टा टी हमेशा क्या ले रहा है तू? 1 सेकंड प्लस इंपल्सिव फोर्सेज है यहाँ पे, तो डेल्टा टी वापस क्या हो जाए? कम, तो 1 सेकंड हो गया सर। वो कैसे डेल्टा टी होता है वो सबसे बहुत खास चीज है, बट वो हम कभी रिवीजन कुछ करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको, है ना? आगे बढ़े क्या? लिखिए, दिल खोल के लिखिए, एकदम प्यार से लिखिए, है ना? क्या बोल रहा है? क्या? What is that? कुछ IA लैम्डा बाय HC, उसके ऊपर उसके ऊपर क्या? H बाय लैम्डा, H और H कैंसिल हो गए, H और H कैंसिल हो गए। सबको क्लियर है? सर कुछ नहीं आ रहा है हमें, हम वहां पे बचपन से थे, इसलिए सर हमसे नहीं हो पा रहा है। अरे आप बोले थे नहीं लिखने के लिए, दिल खोल के बोले थे। बातों को सीरियसली लेंगे। चलो इतना सीरियसली तो मुझे लेते नहीं हो यार, और ठीक है। हमारे So let us go for another type। इसी में एक छोटा सा अलग सा टाइप। आपके मैकेनिक्स जितनी स्ट्रांग होगी आपको यहाँ पे उतना आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। सिंपल सवाल है कि सर अब ये फोटोन ऐसे गिर रहा है, ऑब्लिक गिर रही है फोटोन, गिर रहा है फोटॉन्स, यस और नो?
अरे गिर रहा है ना, लड़का है फोटोन, लड़की नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ अल्फा बीटा गामा ये सब लड़कियां हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि उसे डिस्कवर किया था लड़कियों ने ज्यादातर। देख दें, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। अरे ये है भाई, बायोलॉजी में पूरा डॉटर सेल चलता है, तो वहाँ लड़कियों की इज्जत ज्यादा। फिजिक्स में अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन भाई साहब, कॉम्पटन है ना, फिर ओपेनहाइमर है ना, भयंकर साइंटिस्ट, तो वो लोग भाई ज्यादा इज्जत रखते हैं थोड़ा। ये कौन है ये लोग, वो जो मैरी क्यूरी वगैरह से ज्यादा इज्जत हमारे सोडी भाई साहब का है, फ्रेडरिक सोडी, याद है ना। ओके, हेनरी बेकरेल फॉर दैट रेडियो एक्टिविटी। चलो देखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से देख, ये एरिया तेरे को कितना दिख रहा है भाई साहब, ए दिख रहा है, कितना दिख रहा है ये एरिया, ये जो ये एक्चुअली ये पूरा ऐसा एरिया होता है ना कुछ, तो ये पूरा एरिया कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन मैं वो एरिया कंसिडर अब नहीं कर सकता। फोटॉन्स किस पे गिर रही हैं, परपेंडिकुलर सरफेस पे, और ये सरफेस क्या है भाई साहब, ये है ए कॉस थीटा। यस और नो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तेरे को भाई साहब। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, क्या ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये थीटा, तो ये ए तो ये ए कॉस थीटा। नहीं आया सर, अब आ गया सर, अब तो सर अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये कंपोनेंट सर जहाँ सर कहाँ लेते हैं, याद करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जहाँ से बनाते हैं ना ये वाला डायग्राम, फिर इसका दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ वही झांसर वाला लैंग्वेज है भाई साहब, देखो ना एकदम प्यार से दिख जाएगा। तो इस वाले से तो परपेंडिकुलर पास करता है, तो ई डॉट डी ये परपेंडिकुलर वाला आता है। तो सर ये तो ए था, लेकिन ये क्या था सर, ये ए कॉस थीटा था, इसलिए सर वो ई डॉट ए आता था, क्योंकि अपने को सर रियलिटी में ई इंटू ए कॉस थीटा चाहिए था, क्योंकि यही कॉस थीटा पे ही ये ई क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सर नो, तो इसलिए आता था वही प्रोजेक्टेड एरिया, जिसको आप प्रोजेक्टेड एरिया का नाम दे रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, बस वही है। तो पर एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए बेसिकली, ठीक ना। तो ओके, तो सर इतना तो सर आता है सर, थोड़ा अच्छा कुछ बताइए। तो हाँ, आपको वापस से यहाँ क्या बताना है, आपको बताना है कि मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ। सेम वही वाली इन्फॉर्मेशन आपको दी है, क्या दिया था, लैम्डा दिया था, आई दिया था। हाँ, थीटा एंगल में गिर रहा है। अब आपको बताना है रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। आर आप इसका 1 मान के चले, पहले आर क्या मान के चले आप, मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, है ना। चलो जल्दी से बताइए इसका, थोड़ा एंगल दे दिया, चाहते तो आपको स्फीयर दे देते, ट्रायंगल दे देते, तो वो सब बहुत डिफिकल्ट है, देखा जाए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है वहां पे। अभी के लिए आप थोड़ा बेसिक वाला पढ़ लें, उसके बाद हम आगे वाले चर्चा करेंगे। बोलिए, रेडिएशन प्रेशर निकालना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से निकालें। होगा ना, सब यूज होगा, ये यूज नहीं होता है, बट फिर भी फॉर्मूला में कटना चाहिए ना वो। बताइए। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ साथ अब लिखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखें, बट समझते समझते लिखें। पहली बात आती है कि सर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड कितना होगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा, आई ए, लेकिन ए अब ए नहीं रहा सर। हाँ सर, तो अब ये ए जो था वो ए कॉस थीटा हो गया, ये सर नो हो गया कि नहीं। नेक्स्ट एच सी बाय लैम्डा था नीचे, तो लैम्डा ऊपर और नीचे एच, सर याद आ गया फॉर्मूला। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड वाला था, ये है कि नहीं। अब देख नेचर देख फोटोन का, मैं अब वही वाला डायग्राम बना रहा हूं। सर इधर से फोटोन आ रही है और इधर से यही फोटोन टकरा के जा रही है, तो सर इसकी फोटोन इस तरफ कितनी है सर, सर एच सी बाय लैम्डा। सर जाते वक्त भी कितनी होगी सर, क्यों सर, जाते वक्त एनर्जी सेम रहेगी, ऐसे कैसे पता ना सर, ये ऐसे पता है क्योंकि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब कुछ भी एनर्जी रिफ्लेक्ट के अलावा और कुछ नहीं हुई है, ये सुनो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बता देगा कि टोटल की टोटल एनर्जी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई है ना। असर्शन रीजन कोई बनाता है तो आप लिख दें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, ये सुनो। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, आप बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। यहाँ पे आपका काम है मुझे बताना चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बताइए। अरे बॉल वाला क्वेश्चन किया ना एनसीईआरटी का भाई साहब, इधर बॉल आता है इधर जाता है भाई साहब। हाँ, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो मुझे तो उतना नहीं आता, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, इसको दो हिस्सों में इसको बांट देता हूँ, है ना। तो जिनको कंफ्यूजन उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये क्या थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा कॉस थीटा। क्या हुआ है, अच्छा एच बाय लैम्डा हो जाएगा, ये सी हटा दीजिए, ये एनर्जी लिख दिए थे, एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू एनर्जी, वो एनर्जी एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे इसीलिए ना। अब देख यहाँ पे इधर क्या है तेरा, थीटा कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये भी होगा एच सी बाय लैम्डा। थोड़ा सर आपका दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा सा प्यार से कीजिए। और ये भी क्या होगा, देख इधर भी एच बाय लैम्डा साइन थीटा, इधर भी एच बाय लैम्डा साइन थीटा, बदला क्या ये, क्या ये बदला, तो इसके अलोंग डेल्टा पी क्या हुआ, तो उसी को जहां से बड़े प्यार से डेल्टा पी अलोंग एक्स इक्वल टू 0। तो इतना प्यार नहीं दिखाना है मेरे को, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें इतने प्यार की जरूरत नहीं है। आपको आना चाहिए क्योंकि आपने जहां से मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपको इतना ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। सो ओके सर, तो डेल्टा पी ड्यू टू वन सिंगल फोटोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल इज नथिंग बट, सर ये नीचे है ये ऊपर है, तो सर हमें पता है ये आ जाएगा 2h बाय लैम्डा कॉस थीटा। यस और नो, जमीन पे ट्रांसफर होगा नीचे की तरफ, क्योंकि बॉल फाइनली जा रहा है ऊपर की तरफ। यस और नो, तो ये तो जमीन पे ट्रांसफर हो गया। इतना ही डेल्टा पी ट्रांसफर हुआ सरफेस को, किसको ट्रांसफर हुआ, श्योर है आप, ओके। अब चल बता मेरे को नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, तो डेल्टा पी टोटल ट्रांसफर कितना होगा, एक फोटोन की वजह से इतना ट्रांसफर हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन की वजह से कितना ट्रांसफर होगा, इनटू मल्टीप्लाई कर, तो सर एक की वजह से 2h बाय लैम्डा इनटू cos थीटा इनटू सर पूरे मतलब जितने भी नंबर ऑफ फोटोन है उनकी वजह से जो ट्रांसफर होगा, आइए cos थीटा इनटू लैम्डा अपॉन hc। यस और नो, तो सर h और h कैंसिल हो गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, फॉर्मूला निकल के आया 2ia cos स्क्वायर थीटा अपॉन c। तो सर डेल्टा पी टोटल इतना आ गया, तो सर आप डेल्टा पी टोटल को क्या लिखते हो सर, एफ एवरेज टोटल इनटू डेल्टा टी सबका सर 1 सेकंड होता है, तो सर ये एफ एवरेज के बराबर आ जाता है 2ia cos स्क्वायर थीटा अपॉन c। ए को सर इधर ले लो, तो सर पी एवरेज या रेडिएशन प्रेशर एट स्लैंटेड एंगल आ जाएगा आपका 2i cos स्क्वायर थीटा। सो 2i बाई c इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं हम इसको, याद रखने के लिए। क्लियर है सबको, वेरी सिंपल, बहुत आसान, कुछ बड़ी बात नहीं है। सिंगल फोटोन का आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप बार बार इसको करेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे नीट एग्जाम में जाते थे फॉर्मूला साफ हो चुका होगा, लेकिन इसको याद रखना है तो एक बार डिराइव कर लो खुद से डिराइव कर लो, हमेशा के लिए याद रह जाएगा वो। नहीं आया समझ में, आया? हाँ भाई लिखो लिखो, सबको पढ़ती है, हर जगह पढ़ेगी तुम्हें, शादी के बाद भी पढ़ेगी तुम्हें, समझेगी नहीं, पढ़ाई करो। अरे आप गलत दिशा में चले गए, अरे है कि नहीं, एक न्यूटन, एक मतलब हम अपनी बीवियों को बुला सकते हैं न्यूटन, क्या बुला सकते हैं, न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, सिंपल, 10⁵ डायन, तो डायन बोल दो, बीवी को डायन बोलो ना तुम, तो बीवी को हम बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं, तुम न्यूटन हो हमारी, क्योंकि तुम 10⁵ डायन के बराबर हो। यस, उसे क्या पता कि 1 न्यूटन को 10⁵ डायन है ना, नहीं वैसा कुछ नहीं, वही तो फायदा है भाई, इसलिए उसका अलग फील कर रखा है मैंने। चल हाँ भाई 2i बाई c इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया, पी एवरेज हो गया सर, प्रेशर हो गया, सब हो गया सर, बहुत प्यारा। और सर ये भी सीख गए हम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप इसी में, है ना? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग से देख छाप देना। तो आपको अपलोड करने में टाइम लगेगा। ओके, एक दिन में तो अपलोड हो जाता है हमेशा हर वीडियो। हाँ अब तो सारा वीडियो एक दिन के बाद अपलोड हो जाता है, मतलब एक दिन का गैप होता है फिर नेक्स्ट डे अपलोड हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, वो प्रभास करता है, तो इसलिए हो जाता है। तो वही मेरे पास टाइम है, जरा पढ़ाएंगे भी, ये सब भी काम करेंगे, कुछ टाइम नहीं। हाँ भाई सीख गए, पूरा सीख गए, मिटा दूं मैं। अच्छा आपका काम क्या है कि सर अब a है 1 और r है 0, कीजिए। ये वाला करने में थोड़ी सी आपकी
थोड़ी सी, थोड़ा स्लाइट, बस आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे आपको नहीं करना है ना, उसके बीच का एक फील आप मिस कर जाएंगे, आपका आंसर सही आ जाएगा बट फील मिस कर जाएंगे आप। आंसर से मेरे क्लास में मतलब नहीं, मेरे क्लास में फील से मतलब होना चाहिए। फिजिक्स शुड बी फेल्ट, है कि नहीं? एन तो वही है बेटा, कोई टेंशन नहीं है वैसे। हो जाएगा ना, बस 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कि एक ही बार मोमेंटम ट्रांसफर हो, ऐसा कुछ नहीं। 1 + r, r क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ तो r नहीं दिखा, यहाँ तो r 0 है। जो भी होगा कंडीशन वो तो अलग होगा ना, जब वहाँ पे थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, थोड़ी सी रिफ्लेक्टेंस भी हो रही होगी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको r के बारे में सोचना भी नहीं है बिल्कुल, आपको ये सोचना है कि पूरी एब्जॉर्ब हुई, उस मेथड से आपको बताना है। हाँ r 0 है, बट तुमने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया होगा ना r के साथ। मैं बोल रहा हूँ जनरल एक्सप्रेशन नहीं, आप सिर्फ इसे एब्जॉर्ब है, उससे एक लॉजिक छुपा है उसके भी, वरना मैं तो डायरेक्ट जनरल वाला बता दूंगा और r को एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार 1 पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बट मैं जनरल नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण है, आप समझे बात को, आपकी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इस बात बोल रहा हूँ। सुने ध्यान से, आप देखें और आगे बढ़े। हो गया? टैलेंटेड बच्चे, मैं क्या महा टैलेंटेड सर। देख ध्यान से, ध्यान से देख, ये है ना, ये है ना सर, ये आ रहा है सर, जा तो नहीं पाएगा, तो जाएगा तो नहीं, रह गया सर। ये क्या हंस दिए तुम? तो ये हो गया h/λ, फाइनली क्या हो गया? 0। मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? अब मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ है बताइए? इस तरफ है, यस और नो? ये बहुत खास चीज है, ध्यान से समझें आप बात को। एंगल कितना था ये? थीटा था। तो h/λ जो था y के अलोंग कितना ट्रांसफर हुआ? h/λ cos थीटा या sin थीटा? cos थीटा ट्रांसफर है, मोमेंटम अलोंग सरफेस, है ना? तो इसके 2 अप्रोचेस हो सकते हैं, आपको जैसा इच्छा। ठीक है, आप अभी एक काम करें, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स, पहले टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ इन 1 सेकेंड, कितना होगा बताओ? IA cos थीटा इंटू λ/hc। सर ये याद हो गया होगा अब तो मेरे हिसाब से, बार बार लिखने से याद होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ सेम क्वेश्चन बार बार, ताकि आपको पूरा डिराइव आप ही करेंगे, आपके लिए फायदा है ना। अब देखें आप, मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मोमेंटम ट्रांसफर भी हुई है यहीं पे जमीन पे। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि मोमेंटम में ट्रांसफर भी किधर हुआ है? इस तरफ, यस और नो? क्लियर है बात? तो मैं ये मान रहा हूँ कि जमीन पे ट्रांसफर मोमेंटम ऐसे हुई है, ये जमीन है, ये मोमेंटम ऐसे ट्रांसफर हुई है। ठीक है, अगर मैं ऐसे मान रहा हूं तो फोर्स भी इसी के लॉन्ग ट्रांसफर होगा, यस और नो? यस। कितना ट्रांसफर होगा इसके लॉन्ग? अगर मैं मोमेंटम लिखूंगा डेल्टा पी, अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? h/λ। अगर मैं इसके अलॉन्ग ही लिख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी के अलॉन्ग में लिख रहा हूँ सपोज, तो f कितना होगा? f भी उतना ही होगा, f भी कितना होगा? लेकिन हम लोगों का एरिया कौन सा है? ये वाला। और हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर के बारे में, प्रेशर इज ऑल्सो f परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यस और नो? सो अब आप जब फोर्स लोगे तो क्या कौन सा वाला फोर्स लोगे? यस और नो? श्योर है? 100% पक्का? बस, तो अब आप इसको डिराइव कर लीजिए, अब आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट आएगा cos थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बस यहाँ पे, क्योंकि अब आप कौन सा फोर्स डिफाइन कर रहे हो? ये सब नो, सिंपल लॉजिक है, वही फोर्स को इधर कर दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर हुई बात? 100%? बहुत बढ़िया। सो मोमेंटम ट्रांसफर टोटल कितना होगा? टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, तो डेल्टा पी टोटल अगर मैं लिखूं, डेल्टा पी टोटल अगर मैं लिखूं कितना हो जाएगा? h/λ सिंगल वाले का, पूरे वाले का कितना? IA cos थीटा इंटू λ/hc इंटू h/λ कौन सा वाला है? cos थीटा वाला है। कौन सा वाला है? तो cos थीटा और एक आएगा, तो मैं cos थीटा यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, कहीं भी रख, चल प्रॉब्लम नहीं है। अब h और h क्या हो जाएगा? कैंसिल, और λ क्या हो जाएगा? कैंसिल। फॉर्मूला क्या बनेगा? IA cos स्क्वायर थीटा अपॉन c, यस और नो? एंड डेल्टा पी टोटल कितना होता है सर? ये होता है f एवरेज
इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना लेता हूँ हमेशा 1 सेकेंड। जीरो को ही बोला गया, कोई जीरो बोला गया नहीं बोला तो सुना ही दिया मेरे को अचानक शायद। एफ एवरेज कितना हो गया फिर फाइन, सॉरी पी एवरेज, आप एरिया को इधर ले आओ तो पी एवरेज कितना निकल के आया आपका आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। आ गया, आया कि नहीं, श्योर है आप 100%? अब और मजा आएगा है ना। अब लास्ट केस है सबसे भयंकर वाला है ना। हो गया, सीख गए इतना पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ फाइनली तुम्हारा, अब आपका आर की वैल्यू तो आर लोगे आप, बट ए का वैल्यू आप लोगे 1 माइनस आर। ये जनरल केस ले रहा हूं, आर के फॉर्म में आपको आंसर बतानी है, बताइए कितना होगा। कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ एब्जॉर्ब होंगे, सिंगल रिफ्लेक्टेड की वजह से एक आएगा और सिंगल एब्जॉर्ब की वजह से एक आएगा। टोटल नंबर ऑफ सिंगल और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। यस और नो, बताइए कितना होगा। सर हमें बाया हिस्सा लूनी। हाँ भाई बोलो क्या होगा आंसर, आंसर होगा भी या नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए तुम सबसे। देखो और बताओ क्या आएगा आंसर। हो गया, कितना है 1 plus r I by c cos square theta 1 प्लस 1 plus r into I cos square theta by c बाई सी। ओके ठीक है, तो चलो निकालते हैं अब हम लोग। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड कितना है बताइए, कितना है 1 minus r into कितना 1 minus r into 1 minus नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड है ना 1 माइनस पागल हो चुका है। आई ए कॉस थीटा इंटू एच सी बाई लैम्डा दैट इज यस इंटू आर। यस और नो, क्योंकि आर वो फ्रैक्शन है जितना फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स सिर्फ किसमें इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड कितना होगा भाई साहब, आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 1 माइनस आर 1 नहीं। ओके नेक्स्ट, डेल्टा पी मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू अ सिंगल रिफ्लेक्टेड फोटोन जो एट एन एंगल थीटा कितना था, h cos कितना था 2h cos थीटा बाय, श्योर है आप लोग, ओके cos स्क्वायर नहीं था, श्योर तो ओके। नेक्स्ट, डेल्टा पी ट्रांसफर्ड बाय सिंगल फोटोन विच इज एब्जॉर्ब, सिंगल फोटोन विच इज एब्जॉर्ब कितना होगा बताइए, h cos थीटा अपॉन लैम्डा, राइट। अच्छा, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मोमेंटम ट्रांसफर मिल जाएगा बाय ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर मिल जाएगा फॉर एब्जॉर्ब फोटॉन्स। यस और नो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे आपको क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा बताइए। तो आपका यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2ia cos स्क्वायर थीटा 2ia cos स्क्वायर थीटा अपॉन सी इंटू आर। क्लियर है सबको, ये क्या हुआ, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। और इनको मल्टीप्लाई करो आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी इंटू 1 माइनस आर 1 माइनस, यस और नो। अच्छा, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर आपको मिल गया जमीन पे कितना है, यस और नो। अब आप ऐड कर दीजिए उसको, क्या कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना होगा, यस। तो इन सब को मिला के अगर आप एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिखेंगे तो इंटू 1, और इन दोनों को आप ऐड कीजिए
ये सबको आप ऐड कीजिए, कितना आएगा ये, कितना आया आपका ये cos का थीटा आई ए कॉस का थीटा अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर। क्लियर है बात? तो रेडिएशन प्रेशर कितना हो गया, अब ए को इधर ले आओ तो ये आ गया तुम्हारा आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर। क्लियर है बात सबको या नहीं क्लियर है? बोलिए 100% पक्का, कहीं पे भी परेशानी नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेडिएशन प्रेशर। नाउ दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? फोटोन फ्लक्स वगैरह कुछ कुछ टॉपिक होंगे तुम्हारे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में, तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें, एकदम भयंकर सवाल भरे पड़े हैं इस पे सवाल, वहीं पे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एफ फॉलिंग एट एन एंगल थीटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स। एचसी वर्मा में भी आपको इस टॉपिक पे हजारों सवाल मिल जाएंगे, तो आप करते रहे एचसी वर्मा इस टॉपिक पे, है ना? रेडिएशन प्रेशर पे पूरा एचसी वर्मा आपसे बन जाना चाहिए अब। एंड बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो आप कोशिश कर सकते हैं फिर भी। मान लो कोई स्फीयर है, इस पे हम गिरा रहे हैं फोटॉन्स, तो इस पे बताओ टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा वो। या कोई ट्रायंगल है आप मान लो, इस पे कितना है ना? तो फिर वही वाली बात है, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं, सबका डेरिवेशन एक एक है ना, तो डेरिवेशन करेंगे तो अल्टीमेटली वहां पहुंच जाएंगे, बट डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। मतलब तुम एक बार डिराइव कर लो तुम्हें हमेशा याद हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार डिराइव कर लो जीवन भर याद हो जाएगा सारे शेप का, है ना? इसलिए हम कराते हैं और कुछ नहीं। आप एक्सेल में करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज में तो आपको ऑप्शन नहीं दे देंगे, आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। तो जब आपको निकालना पड़ेगा तो आप फॉलो कर सकते हैं डेरिवेशन को। एंड वंस द डेरिवेशन इज डन यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज, नो इश्यूज। पर आप एक बार खुद से कर लो, नहीं तो आप कभी भी भूल सकते हो। एनी टाइम यू कैन फॉरगेट, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूला है ना। मिटा दूं क्या? ओके चलो, अब कितना टाइम हो रहा है? हाँ रुक जाओ है अभी 5 मिनट है, थोड़ा चिल कीजिए। इतना टेंशन, आपको भागने की टेंशन क्यों नहीं थी? कुछ टेंशन नहीं। अभी खा पी के आए थे बस 7:45, तुम ही लोग नहीं गए, वो हुआ गए थे, क्या कर सकते, वो गए थे और क्या। क्या बोल रहा हूँ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग जानना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसे 12 ये जो कौन से वाले बच्चे हैं आप लोग? मेडिकल वाले बच्चे। ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं कहीं ना कहीं। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? तो जब भी मैं इन पे कोई रोशनी गिराता हूँ, और रोशनी में क्या होता है? पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल? फोटोन। और फोटोन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मोमेंटम के बारे में बताया, उसके रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास कितना होता है? मतलब फोटोन का भी रेस्ट पे नहीं रहता है, आप ये समझ सकते हैं। जब इस पे कुछ रोशनी गिरेगी, मतलब फोटोन गिर रहा है इस पे, कौन गिर रहा है? मतलब इसके साथ फोटोन इंटरेक्ट करेगा। इनके बीच का इंटरेक्शन को बोला जाता है इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोला जाता है? इलास्टिक इन नेचर होता है। जैसे ही फोटोन आता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन कूद जाता है बाहर। कब? जब इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले एनर्जी से जस्ट इक्वल हो या ज्यादा हो। जस्ट इक्वल हो या, कारण क्या है? ये इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। इंटरनली न्यूक्लियस आसपास होंगे, क्योंकि एटम से तो न्यूक्लियस तो होंगे, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो बहुत सारे न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन तो लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ। इसलिए इसको निकालना तो थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी सी एनर्जी तो खर्च होगी। वो थोड़ी सी एनर्जी हर एक मेटल की जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्यों आता है सर वर्क फंक्शन? इसलिए आता है बिकॉज आपस में न्यूक्लियस है, वो उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं, जाने देते नहीं है। तो वो जो हर न्यूक्लियस की वजह से जो समेशन आता है इस पे एनर्जी कितनी लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, राइट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी से आ रही है, किससे आ रही है? अगर ज्यादा एनर्जी से आ रही है तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है। और बाहर अगर फेंकना मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम दौड़ो, तो दौड़ोगा मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहला एनर्जी खर्च होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने में। एक एनर्जी खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को, और कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा उसके काइनेटिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हमने एनर्जी टोटल कितनी गिराई है? हमने गिराई है ई एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे
एच सी बाय लैम्डा बोल दो बेसिकली, एच न्यू बोल दो, एच न्यू बोल दो, क्या बोल दो? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, राइट। इसने आपने जो एनर्जी गिराई ये ऑलरेडी बंधी हुई है नीचे न्यूक्लियस से, क्या है ये सब बंधी हुई है न्यूक्लियस से, तो ये इस पे जो पूरा समेशन जो बंधा हुआ फोर्स है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? अगर इतना मिनिमम एनर्जी आप उसको दे देंगे तो वो भाग जाएगा, जस्ट निकल जाएगा, वो जस्ट सरफेस पे आ जाएगा, जस्ट निकल जाएगा। इट विल बी फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियस, इट विल बी जस्ट फ्री फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द, तो वो जो एनर्जी होगी वो किसमें खर्च हो जाएगी? टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियसेस। यस और नो? यस। जैसे ही ये फ्री होगा, जैसे ही ये, और तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करना है तो जस्ट फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the surface of the metal, that minimum energy is known as the work function। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी इज कंजर्व्ड, जितनी एनर्जी गिराई उतनी एनर्जी गई। तो सर एनर्जी कितनी गिराई सर? ई गिराई, दैट इज एच न्यू। एनर्जी कितनी गिरी और खर्च कितनी हुई? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से। किससे? फाई नॉट से। तो ये आ गया, कुछ गया जस्ट निकालने में, कुछ एनर्जी किसमें खर्च हुई, और निकालने के जस्ट बाद उसको दौड़ाया गया हमें, तो उसमें क्या आया? यस और नो। अब देख एच न्यू बराबर फाई नॉट को मैं और एक चीज भी लिखता हूं, फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट। क्या होता है? एच न्यू नॉट। फाई नॉट क्या होता है? एच न्यू नॉट। तो यहां पे आप लिखेंगे एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ आपको पता है कि ये मिनिमम एनर्जी है जो अगर आप दे देंगे तो पक्का इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट फ्री तो हो जाएगा, हाँ दौड़ नहीं पाएगा बट जरूर फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस से। ये वो मिनिमम एनर्जी है, और मैं न्यू नॉट को मान सकता हूं कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर उतने मिनिमम फ्रीक्वेंसी का भी अगर लाइट आप यूज कर लेंगे तो वो इतनी एनर्जी आपको दे देगी, और इतनी एनर्जी सफिशिएंट है टू जस्ट पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द metal। yes or no? Therefore if this is known as threshold energy, then this frequency can be known as the threshold frequency। so threshold frequency can also be defined as it is the minimum frequency, it is the minimum frequency at which the electron can be just pulled out from the boundary of the nucleus or the surface of the metal। yes or no? yes। so अपने को सिंपल बात पता चली कि सर ये तो पक्का हो गया कि Hc equal to phi naught plus kinetic energy और Hν equal to H naught plus kinetic energy। yes or no? तो यहां से अगर मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस में बना के दे सकता हूं। आपको पता है न्यू का फॉर्मूला c बाय लैम्डा होता है, सो hc बाय लैम्डा बराबर hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया है ना। फिर आपका ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। सर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो एनर्जी गिरनी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी से जस्ट बराबर या जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए, जस्ट बराबर या जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब h न्यू should be greater or can be equal to H naught for photoelectric phenomenon to take place। yes or no? Cancelling H and H both side, the most important condition for greater than equal to। ठीक है, इस equal to पे बहुत चर्चा चलती है, उसमें हम चर्चा करेंगे आराम से। equal to होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, देखेंगे उस बात। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? श्योर है आप? तो इतने चीजों पे ही आपका ये तीन इक्वेशन बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट बेस्ड ऑन नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लस क्या क्या अजम्पशन माने गया कि एक इलास्टिक कॉलिजन है। कैसा कॉलिजन है? द कॉलिजन बिटवीन द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक इन नेचर, देयरफॉर देयर इज नो टाइम लैग। द मोमेंट the photon strikes the electron, at that very instant the electron is pulled out from the metal of the surface of the metal। yes or no? क्लियर हुई बात? 100% श्योर। सो आपने लिख लिया इतना? ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, सिंपल टॉपिक, महा आसान, महा चिंदी टॉपिक। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ग्राफ आते हैं एकदम भयंकर, ग्राफ में बस 5 मिनट बना दे रहा हूँ, आप सारे समझ जाएंगे। मिटा रहा हूं मैं, जल्दी बोलिए, देखो जल्दी से, ध्यान देखिए जल्दी जल्दी। जल्दी देख, एच न्यू बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपने एक फॉर्मूला सीखा। फिर आपने सीखा एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये लैम्डा नॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम, तभी तो ये पूरा क्वांटिटी मिनिमम होगा और तभी ये एनर्जी मिनिमम होगा। yes or no? so lambda naught का डेफिनेशन जब भी देंगे, it is the maximum wavelength, it is the maximum wavelength that is required to remove an electron from the surface of the metal। and जब भी मैं nu naught की बात करूंगा तो वो होगा threshold frequency, it is the minimum frequency which produces such minimum energy which could just pull out the electron from the surface of the metal। obviously यार,
मतलब इसमें पूछने का कुछ है ही नहीं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अब देख एक और चीज, एच न्यू, क्या बोल रहा हूँ, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, याद कर ध्यान से, अगर तुझे याद हो, जहां सर ने बैटरी में पढ़ाया होगा, काइनेटिक एनर्जी होता था Q इंटू वी, याद है? याद है? तो यहाँ पे Q कौन होता है, इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो उसका इलेक्ट्रॉन का Q कितना होगा, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेल्टा भी लिखो, वी लिखो, कुछ भी नहीं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्योंकि सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक मेटल होता है, यहाँ पे कैथोड एनोड की चर्चा होती है, और जब भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटोन गिराते हो, क्या गिराते हो, फोटोन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है, और वो इस तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट होता है और ये नेगेटिव प्लेट होता है, तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होती है, तो ये तब तक पॉजिटिव है जब तक मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। धीरे धीरे मैं एक ऐसा पोटेंशियल देने लगता हूँ, ध्यान से देखें यहाँ पे, धीरे धीरे मैं इसको एक ऐसा पोटेंशियल देने लगता हूँ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करने लगता है। क्या करने लगता है? मतलब मैं इसको धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल देने लगता हूँ, इतना नेगेटिव दे देता हूँ कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा हूँ, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी एग्जैक्टली जस्ट यहीं पे रुक जाता है, आते आते जस्ट यहीं पे रुक जाता है। यस और नो? तो एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी जस्ट रोक दे, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी जस्ट रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच वुड जस्ट स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आल्सो। अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रुक गया तो उसके पीछे वाले तो पक्का रुक जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा उस टाइम पे, जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो। और यहाँ पे वायर तो जुड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके वायर में गया ही नहीं तो करंट आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? सो इस टाइप के करंट जो बहता है इसको हम बोलते हैं, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए लाइट की वजह से करंट आया, तो उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। यस और नो? वेरी सिंपल। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये प्लेट में मेटल होंगे ना, मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो फोटोन गिराएंगे तो फोटोन की एनर्जी इस वाले बाइंडेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। अब धीरे धीरे इस पॉजिटिव को मैं घटा रहा हूँ, ये +5 वोल्ट था +3 कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, हाँ इसको नेगेटिव पोटेंशियल कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं बोला ना, डिफाइन किया कैसे, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच वुड रिटार्ड द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली स्टॉप्स इट। यस और नो? ओके, तो अब देखो जल्दी देखो, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, सब लोग देखेंगे अब जल्दी यहाँ पे एकदम फास्ट। पहला इक्वेशन देख, H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो अब मान ले ये है, ये न्यू को मान ले अपना y, इसको मान ले अपना x, तो ये अपना क्या बना, c। यस और नो? श्योर है आप? अच्छा, अब मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, आप एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे मत करो, इस पूरे को आप पहले y मान लो। क्या मान लो? तो ये क्या होगा आपका, और ये क्या होगा आपका, x। यस और नो? यस और नो? श्योर है आप? 100%। तो टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा बताइए, क्या होगी, कुछ इंटरसेप्ट आएगा, और स्लोप कैसा है, H नॉट का स्लोप कितना है, H नॉट का स्लोप कितना है, काइनेटिक एनर्जी का स्लोप कितना है, 1 पॉजिटिव स्लोप है, और थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा, ये क्या रहा होगा, H नॉट, और H नॉट को क्या बोलते हैं, और ये एंगल कितना रहा होगा, और ये टोटल एनर्जी रहा होगा। सिंपल होगी बात। अब आ रहे हैं न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, किस पे, न्यू वर्सेस काइनेटिक। H डिवाइड कर दो तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉट प्लस 1/h इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? मैं ये किसके ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हुआ y, ये क्या हुआ x, तो देखो तो ऊपर आया न्यू, इधर आया काइनेटिक एनर्जी, स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, कैसा आएगा सर, थीटा और टैन थीटा कितना आएगा, 1/h, और ये स्लोप कितना आएगा, न्यू नॉट। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस और नो? ग्राफ सही हो गया, समझ में आ गया सबको, पक्का? अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, और क्या ग्राफ आ सकता है, सोचिए तो जरा, और क्या क्या ग्राफ आ सकता है। लेट अस गो फॉर दिस वन, hc/λ इक्वल टू hc/λ0 बराबर काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? मतलब प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप hc से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यस और नो? तो अब 1/λ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, 1/λ वर्सेस
बताइए ग्राफ क्या होगा, वापस ऐसा आएगा, ये आएगा tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा आएगा 1/hc, कितना आएगा 1/hc, ये आ गया 1 बाय लैम्डा नॉट। ये सर नो क्लियर हो गई बात 100%, कोई परेशानी किसी को नहीं। आगे बढ़ो, बोलो ये वाला मिटा सकते हो 1 और 2, ओके। अब अपने पास एक और ग्राफ है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस भी तो है सर, और एक ग्राफ हो सकता है एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ईवीएस। अरे यस और नो, तो पहला ग्राफ हम प्लॉट करें न्यू वर्सेस वीएस के बीच में, किसका न्यू वर्सेस वीएस करना है, तो क्या करेंगे सर न्यू एच डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई बाई एच इंटू वी एस। तो अब देखो तो ग्राफ कैसा होगा सर, ये आया न्यू, ये आया सर वी एस, ओके सर आपका वापस आया ऐसा कुछ, और ये क्या आया आपका, तो tan थीटा यहाँ पे कितना आया ई बाई एच, यस ऊपर ये कितना आया न्यू नॉट, ये कितना आया वी एस, टॉपिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, 100% पक्का, नहीं या नहीं, हाँ या नहीं, ओके क्लियर हो गई बात। अब अगला सवाल है वीएस वर्सेस न्यू का, किसका वीएस वर्सेस न्यू। नेक्स्ट क्या है वीएस, तुम कैसा भी चाहो भाई, मतलब जेई वाले कुछ भी बना सकते हैं ना, उनकी कुछ भी इच्छा, नीट वाले कुछ भी बना सकते हैं, तो वीएस बना ले आप, तो ईवीएस हो गया तेरा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वापस ई से डिवाइड कर दे, तो वीएस इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू, कुछ गलत कर दिए क्या, नहीं किया तो वीएस वर्सेस किसका है, न्यू का, वीएस वर्सेस न्यू है ना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या रखा मैंने वीएस, इधर क्या रखा मैंने न्यू रखा, अच्छा ये अपने पास, ये अपना क्या है भाई, ये अपना क्या है, तो ये अपना क्या बनेगा और ये क्या बनेगा, सी नेगेटिव पॉजिटिव, ग्राफ नीचे ऊपर नीचे, ऐसा ना ऐसे जाएगा 100% पक्का। अच्छा स्लोप कैसा है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये थीटा होगा, है कि नहीं, ये आप इसको भी थीटा ले सकते हो, कुछ भी ले लें आप। ये पॉइंट क्या होगा जहां पे न्यू जीरो होगा, सॉरी जहां पे वीएस जीरो होगा, वीएस को जीरो कर दो और न्यू निकाल लो वहां से, जितना भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यू नॉट, वो कितना आ जाएगा न्यू नॉट, यस और नो क्लियर हुई बात। यहां तक कोई वीएस आ रहा है, यहां तक कुछ वीएस आ रहा है, मतलब यहां तक वीएस जीरो है, यहाँ तक वीएस क्या है, श्योर है आप 100%। देखो ध्यान से थोड़ा समझिए बात को, यहाँ पे वीएस जीरो है क्या है, यहाँ पे है, इसके पहले तक क्या है वीएस, याद रखिए इस चीज को, नेगेटिव है, जीरो नहीं है, क्लियर है बात सबको। आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि कुछ भी आ जाए, अब दुनिया का कोई भी ग्राफ है बना पाएंगे 100%। और एक आई गेस एक और कर देते हैं, लास्ट वाला, उसका तो नेक्स्ट क्लास करेंगे, और ग्राफ्स बहुत सारे ग्राफ्स पे बना सकते हैं हम। ये आपका एक आ जाता है न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, बताया क्या मैंने, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो के वर्सेस म्यू का करना है, किसे करना है के वर्सेस न्यू का, ये कर पाएंगे ना, ओके। तो ये आप रख लो काइनेटिक एनर्जी, ये आप रख लो न्यू, अच्छा फिर से जिन बच्चों का महा मैथमेटिक्स बेकार है, ये उनके लिए y, ये उनका x, ये आपका m, और ये आपका आ गया c क्या है नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब नीचे शुरू होगी, अरे है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कुछ हो सकती है क्या, नहीं, इसलिए इसको डॉटेड बनाएंगे, कैसा बनेगा ये, है ना, बन गया, ओके सर। ये आपका आ गया सर थीटा, तो यहाँ पर सर tan थीटा कितना होगा, कितना होगा h, बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर हुई बात। अच्छा ये कितना होगा बताइए, ये होगा एच न्यू नॉट, कितना होगा, श्योर है आप, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा न्यू नॉट, क्या होगा, ध्यान से देख, न्यू नॉट से पहले काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है नेगेटिव हो सकती है क्या, नेगेटिव क्या बोल रहे तुम, हाफ एम मिस करो बेटा, वी वेलोसिटी स्पीड है,
तो स्पीड कैन नेवर मिलेगा, है ही नहीं। मतलब जब तक न्यू नॉट से ज्यादा एनर्जी में नहीं गिरा दूं तब तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो सकती। अगर जिस दिन मेरी लाइट न्यू नॉट से जस्ट पास या जस्ट उससे ऊपर हो गई उस दिन इलेक्ट्रॉन मैंने इजेक्ट कर दूंगा, यस और नो। तो देखो एच न्यू नॉट से जस्ट ऊपर तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके जस्ट पहले थे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सिंपल लॉजिक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद सम सैचुरेशन करंट, सम फोटो करंट एंड अदर थिंग्स, है ना। ऐसे ही जल्दी जल्दी पूरा खत्म कर देंगे और फिर बैठ के खाली क्वेश्चंस करेंगे।